डियर स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर जो 11 है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि अलग अलग जो मटेरियल हैं, वाटर हैं, मिनरल्स हैं, फूड हैं, वो प्लांट में किस तरीके से मूव करता है एक भाग से दूसरे भाग में। और ये जो चैप्टर है 3 पार्ट में रहेगा। जो फर्स्ट पार्ट है वो एक मेनली इंट्रोडक्शन पार्ट ही रहेगा, जिसके अंदर हम अलग अलग प्रोसेस हैं वो डिस्कस करेंगे, जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के अंदर। तो हम इसे एक मूविंग पिक से भी देख सकते हैं कि कैसे जो अलग अलग मटेरियल है, जो ब्लू कलर आप देख रहे हो स्टेम के अंदर, ये वाटर का ट्रांसपोर्ट है। जैसे स्टेम की यदि हम एनाटॉमी देखें, और एक साइड से जो स्टील वगैरह है, फिलोएम वगैरह है, उससे जो खाना है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एक साइड से जो वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे साइड से जो स्टील है वो ट्रांसफ़र, मतलब उसमें से फूड है उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। प्लांट नीड टू मूव मॉलिक्यूल्स ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। प्लांट्स के पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, जैसे एनिमल्स में पाया जाता है हार्ट और जो ब्लड वेसल्स है सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं। तो प्लांट्स के पास कोई ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, और फिर भी प्लांट्स अपना जो मटेरियल है वो मूव करते हैं एक भाग से दूसरे भाग में। वाटर टेकन अप बाय रूट्स, जड़ों के द्वारा पानी को अवशोषित किया जाता है और उसको सारे भागों में पहुंचाया जाता है अप टू वेरी टिप ऑफ द ग्रोइंग स्टेम। और जो स्टेम होते हैं, तने होते हैं कुछ प्लांट्स के, तो बहुत लेंथ, जो हाइट है बहुत लंबी हो जाती है उनकी, और उस भाग तक भी, बिल्कुल उसके टिप तक भी जो वाटर है उसको पहुंचाया जाता है। फोटोसिंथेसिस और फूड सिंथेसाइज्ड बाय लीव्स, जो पत्ते हैं वो खाना बनाते हैं और फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेट्स का मतलब है फूड, और उसको भी फिर अलग अलग भागों में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिसके अंदर जैसे रूट्स हैं, रूट की टिप, जैसे पत्ते वैसे टॉप पे होते हैं बिल्कुल, और उनसे जो खाने को फिर बिल्कुल डीप इन द सोइल, जो कि मिट्टी के अंदर जो जड़ें पाई जाती हैं, उनके अंदर भी खाने को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मूवमेंट अक्रॉस शॉर्ट डिस्टेंस विद इन सेल, अक्रॉस मेम्ब्रेन एंड फ्रॉम सेल टू सेल। तो जो मूवमेंट्स हैं खाने की, वो एक सेल के अंदर भी हो सकती है, शॉर्ट डिस्टेंस मतलब कम दूरी तक भी हो सकती है सेल के अंदर, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो सेल वाल होती है, उसके अक्रॉस भी करवाई जा सकती है, या फिर एक सेल से दूसरे सेल में वो मूवमेंट है अलग अलग जो वाटर है या फिर फोटोसिंथेट्स हैं उनकी देखने को मिलती हैं। इन ए फ्लावरिंग प्लांट, जो कि एंजियोस्पर्म्स होती हैं, सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेड आर वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटेड। जो मेन मेन जो न्यूट्रिएंट, जो भी सब्सटेंस हैं वो रेगुलेट किए जाते हैं पूरे शरीर के अंदर, जो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, उनमें वाटर आ जाता है। मिनरल न्यूट्रिएंट का मतलब जो खनिज लवण है वो आ जाते हैं, अलग अलग जो पोषक तत्व हैं। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मतलब जो कि खाने से रिलेटेड, जैसे ग्लूकोज वगैरह है, जो फूड स्टोर किया जाता है स्टार्च की फॉर्म में भी, तो इनको भी, ये भी वो सब्सटेंस है जिनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं, जो कि जो प्लांट है उसकी ग्रोथ को बढ़ाने का काम करते हैं, तो उनको भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ओवर स्मॉल डिस्टेंसेस सब्सटेंस मूव बाय डिफ्यूजन, यदि थोड़े जगह तक लेके जाना है सब्सटेंस को, तो वो तो सिंपल डिफ्यूजन से हो जाता है, जिसके अंदर हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जो चीज़ें हैं वो मूव करती हैं। एंड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सप्लीमेंटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हो सकता है कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब है जो साइटोप्लाज्म है वो मूव करता है एक साथ में, और वो किसके द्वारा मूव करवाया जाता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब इसमें एनर्जी है वो यूज की जाती है। जो डिफ्यूजन है वो एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। ये भी हम इसी पार्ट में देखेंगे, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, फैसिलिटी डिफ्यूजन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेज प्रोसीड थ्रू वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम एंड फिलोएम। जो ज़्यादा दूर तक यदि चीज़ों को मूव करवाना है, अलग अलग सब्सटेंस को मूव करवाना है, तो उसके लिए वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम एंड फिलोएम है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। जाइलम जैसे जो प्लांट्स में जो वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स का, और फिलोएम है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। टिश्यू होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, हमने इनको पढ़ा था। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब किस किस दिशा में जो ट्रांसपोर्ट है वो देखने को मिलता है प्लांट्स में। एक यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है जो कि केवल एक ही दिशा में मिलेगा। जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर टेकन अप बाय रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड इनटू द स्टेम, लीव्स एंड ग्रोइंग रीजन। जो भी खनिज लवण पौधा जड़ों से अवशोषित करता है पानी के जरिए, तो उनको अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ भेजा जाता है, मिट्टी से ऊपर की तरफ, जो स्टेम, लीव्स और ग्रोइंग रीजन है उनके अंदर। इन रूटेड प्लांट, जिनके अंदर जो मतलब जड़ वाले पौधे होते हैं,
ट्रांसपोर्ट इन जाइलम ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज असेंशियल यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम रूट टू द स्टेम। तो हमेशा जो ये डायरेक्शन होती है ट्रांसपोर्ट की, वो एक यूनिट डायरेक्शन में ही काम करता है। पौधे जो पानी है वो जड़ों से अवशोषित करते हैं, तो जाइलम का जो मेन काम होता है ट्रांसपोर्ट का, वो केवल एक ही डायरेक्शन होती है, उसकी रूट से स्टेम्स की तरफ लेके जाएगा, अपवर्ड मूवमेंट होती है बस यहाँ पे। हार्मोन्स एंड अदर केमिकल सिग्नल्स आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड इन ए स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड और यूनिडायरेक्शनल। तो इसके अंदर भी यदि कोई हार्मोन वगैरह वाटर के साथ मूव भी करने हैं तो उनको भी केवल एक ही डायरेक्शन में है वो मूव करवाया जाता है। पोलराइज्ड का मतलब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन उसकी मिलेगी। मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, तो इसके अंदर क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स अंडरगो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। जो अलग अलग ऑर्गेनिक या फिर मिनरल्स होते हैं जिसमें जो ग्लूकोज वगैरह आ जाता है, फूड वगैरह जो मटेरियल है, वो अलग अलग डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको फोटोसिंथेटिक लीव्स के अंदर तैयार किया जाता है, जो ग्रीन लीव्स होते हैं, और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट का मतलब अलग अलग जो प्लांट पार्ट है उनके अंदर उनको बेच दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इंक्लूडिंग स्टोरेज ऑर्गन, तो कुछ ऐसे भाग होते हैं प्लांट्स के अंदर जो कि फूड स्टोरेज का काम करते हैं, तो उनके अंदर भी जो फूड वगैरह जो बनता है उसको बेच दिया जाता है। फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन दे आर लेटर री एक्सपोर्टेड, और एक बार स्टोरेज ऑर्गन में यदि वो चले जाते हैं तो उसके बाद जब जरूरत पड़ती है प्लांट्स को तो वहां से उनको निकाल के भी लेके आया जा सकता है। जैसे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है कुछ टाइम तक, तो उस टाइम पे पत्तों में जो है जो फूड नहीं बनेगा, और इसके लिए वहाँ पे फूड की जो कमी हो जाती है तो उसको पूरा करने के लिए अब जहाँ पे पत्ते ने खाना बेच जाता वहाँ से वापस वो लेके भी आ सकते हैं। फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन दे आर लेटर री एक्सपोर्टेड, तो वहाँ से वो री एक्सपोर्ट भी उनको किया जा सकता है। वैन एनी प्लांट पार्ट अंडरगो सेनिसेंस, जब भी कोई प्लांट पार्ट है वो सेनिसेंस का मतलब ओल्ड एज में चला जाता है, तो वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको विदड्रा कर लिया जाता है। जैसे पत्ते वगैरह जब गिरते हैं तो गिरने से पहले ही उनमें से जो न्यूट्रिएंट्स उनमें से निकाला जा सकता है तो उसको निकाल लिया जाता है। तो ये एक मल्टी डायरेक्शनलिटी को शो करता है, क्योंकि एक टाइम पे जब नीड थी तो वहाँ पे मटेरियल को लेके आया जा रहा था, अब जब वहाँ पे नीड खत्म हो जाती है तो उससे वहाँ पे हम न्यूट्रिएंट्स हैं उनको री एक्सपोर्ट मतलब वहाँ से निकाल सकते हैं, और उसको ग्रोइंग पार्ट्स हैं जो प्लांट्स के उनके अंदर बेच दिया जाता है। तो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट कहलाता है, जो कि फूड का देखने को मिलता है, और फिलोएम जो टिश्यू होता है वो इसमें पार्टिसिपेट करता है। जाइलम के अंदर यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट पाया जाता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और सबसे पहला जो मीन्स है, माध्यम मतलब किस किस चीज़ के जरिए जो डिफ्यूजन है मतलब जो ट्रांसपोर्ट है प्लांट्स में वो होता है। और जैसे कि जो डिफ्यूजन है सबसे पहला मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट हम पढ़ेंगे, तो ये पैसिव मूवमेंट में आता है। पैसिव मूवमेंट क्या होती हैं, जिसमें वन पार्ट ऑफ सेल टू द अनदर पार्ट, जिसके अंदर जो मूवमेंट है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में या फिर एक सेल से दूसरे सेल में करवाई जाती हैं, और शॉर्ट डिस्टेंसेज, ये कम दूरी तक ही काम करता है, और फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ लीव टू आउटसाइड। तो ये कई बार जो पत्ते के अंदर जो स्पेस होता है उससे भी पत्ते के बाहर है जो चीज़ों को मूव करवाता है, और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक प्लेस, तो यहाँ पे कोई एनर्जी है वो उसका खर्च नहीं होता है यहाँ पे। उसके बाद डिफ्यूजन, मोलिक्यूल्स मूव इन रैंडम फैशन, तो इसके अंदर जो मोलिक्यूल्स हैं वो एक रैंडम का मतलब है किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। फ्रॉम रीजन ऑफ हायर टू लोअर रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, एक जगह है जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, तो वो कम मात्रा में फैल जाते हैं। स्लो प्रोसेस, ये बहुत ही धीमी प्रोसेस होती है, और इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ए लिविंग सिस्टम, तो ये किसी लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती है, ये फिजिकल प्रोसेस होती है, आउटसाइड द लिविंग सिस्टम भी हो सकती है। डिफ्यूजन इन सॉलिड इज मोर लाइकली रैदर देन ऑफ द सॉलिड, तो डिफ्यूजन इन सॉलिड मतलब जो सॉलिड सब्सटेंस है उसके अंदर डिफ्यूजन ज़्यादा पाया जाता है, किसके कंपैरिजन में, रैदर देन ऑफ सॉलिड। जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनके जो पार्टिकल हैं बिल्कुल पास पास कॉम्पैक्ट होते हैं, और जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर सकते, और यदि वो मूव नहीं कर पाएंगे तो किसी भी दूसरे मटेरियल के अंदर वो जा ही नहीं पाएंगे। तो सॉलिड्स का डिफ्यूजन नहीं पाया जाता ज़्यादा, बल्कि सॉलिड्स के अंदर जरूर डिफ्यूजन पाया जाता है। जैसे गैस वगैरह होती है, वाटर वगैरह होता है, वो सॉलिड के अंदर उसके जो पार्टिकल हैं वो चले जा सकते हैं। तो इस पॉइंट का मतलब कई बार पूछ लिया जाता है कि डिफाइन करो इस पॉइंट को, बट डिफ्यूजन इन सॉलिड इज मोर लाइकली रैदर देन ऑफ द सॉलिड, तो इसका मतलब यही है कि सॉलिड हैं जो वो खुद डिफ्यूजन शो नहीं करते, वो उनके खुद के पार्टिकल किसी दूसरी मेम्ब्रेन में नहीं जा सकते, किसी भी दूसरी जगह पे नहीं मूव कर सकते, लेकिन उनके अंदर जरूर दूसरी चीज़ के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर सकती हैं।
मीन्स फॉर गैसियस मूवमेंट विद इन द प्लांट बॉडी। तो ये एक डिफ्यूजन माध्यम होता है जिसके द्वारा जो गैसियस मूवमेंट हैं, जो गैस हैं अलग अलग, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर डिफ्यूजन के द्वारा ही भेजा जाता है। फैक्टर कौन से जो डिफ्यूजन रेट को प्रभावित करते हैं? ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कितनी मात्रा प्रेजेंट है उसका, कितना प्रेशर है। ग्रेडियंट का मतलब मात्रा बोल सकते हैं। कंसंट्रेशन जो हम जिस भी चीज़ का डिफ्यूजन करवाना चाहते हैं वो कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कितना परमिएबल करती है उनको, जो डिफ्यूजन पार्टिकल्स है उनको। टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो टेम्परेचर एंड प्रेशर यदि बढ़ता है तो उससे भी जो डिफ्यूजन का रेट है वो प्रभावित होता है। जैसे ग्रेडियंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा डिफ्यूजन देखने को मिलेगा। परमिएबिलिटी जितनी ज़्यादा है उतने पार्टिकल उसमें से पास कर सकते हैं, तो डिफ्यूजन ज़्यादा शो करेंगे। जबकि जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो भी यदि टेम्परेचर ज़्यादा कर देते हैं हम तो उससे जो डिफ्यूजन है वो भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे। और प्रेशर डिपेंड कर रहा है कि बाहर से यदि हम लगा रहे हैं तो डिफ्यूजन कम हो जाता है, लेकिन यदि डिफ्यूजन के पार्टिकल्स के पास ज़्यादा प्रेशर है तो वो फास्ट मूव करके तो वो जल्दी जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करवा देते हैं। तो हम डायग्राम से समझ सकते हैं डिफ्यूजन में जैसे पार्टिकल्स से पहले एक जगह पे इकट्ठे हुए पड़े हैं, उसके बाद वो पूरे मीडियम में फैल जाते हैं, तो इसी को डिफ्यूजन बोलते हैं। मतलब जो हाईयर कंसंट्रेशन है उससे लोअर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं। और इसका एक मूविंग पिक देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हाईयर कंसंट्रेशन है और जैसे ही ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कोई भी इसकी परमेबिलिटी को शो कर रहा है तो ये पार्टिकल्स हैं हाईयर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ है मूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ से देख सकते हैं ये मूव करना स्टार्ट हुए हैं और उसके बाद अपना जो एक जैसी कंपोजिशन है वो बना लेते हैं थोड़े टाइम के बाद, तो ये डिफ्यूजन होता है। उसके बाद पैसिव सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट्स, ये क्या होते हैं? डिफ्यूजन ऑफ कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अलो ओनली इफ टू टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स मूव टुगेदर। सिम्पोर्ट में मतलब दो जो पार्टिकल्स हैं वो एक साथ मूव करते हैं, और साथ खासकर किन में देखने को मिलता है? ये जो कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो अंदर पाए जाते हैं, कुछ पार्टिकल को मूव करते हैं इनसाइड और आउटसाइड द सेल, मतलब सेल से अंदर और सेल से बाहर। और कई बार ये किस टाइम ही इनकी कंडीशन होती है कि ये दो पार्टिकल को एक साथ मूव करवा सकते हैं। तो इनके अंदर क्या रहता है? एक सिम्पोर्ट होता है जिसके अंदर बोथ मॉलिक्यूल्स क्रॉस मेम्ब्रेन इन सेम डायरेक्शन, तो जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है एक ही डायरेक्शन में मूव किए जाएंगे तो उसको सिम्पोर्ट बोला जाता है। जबकि एंटीपोर्ट में वो दोनों पार्टिकल है अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो इनको नेक्स्ट स्लाइड में हम डायग्राम से भी समझेंगे। और यूनिपोर्ट क्या होता है? जब एक सिंगल मॉलिक्यूल अकेला ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से क्रॉस करता है, उसको किसी दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं पड़ती, उसको यूनिपोर्ट बोला जाता है। सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट ये मतलब बाईपोर्ट के एग्जाम्पल है जिसमें दो मॉलिक्यूल हैं वो एक साथ मूव करते हैं, और यूनिपोर्ट के अंदर एक सिंगल मूव मॉलिक्यूल है वो ही मूव करता है बस। तो यहाँ से हम डायग्राम से समझ सकते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई है और इसके अंदर ये इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं जो कि मूव करवाते हैं पार्टिकल्स को। यूनिपोर्ट में केवल एक सिंगल मॉलिक्यूल है उसी को मूव करवाया जा रहा है। सिम्पोर्ट में जैसे देख सकते हैं जो एक साइड से एक जैसे मॉलिक्यूल उनके डायरेक्शन एरोज हैं वो बाहर की तरफ बने हुए हैं, तो उनको एक बाहर की तरफ ही लेके जाया जा रहा है। और जबकि एंटीपोर्ट में एक मॉलिक्यूल यदि बाहर की तरफ जा रहा है तो जो पर्पल कलर का मॉलिक्यूल है वो अंदर की तरफ लेके आया जा रहा है, तो एंटीपोर्ट में डायरेक्शन अपोजिट हो जाती हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होते हैं जो वाटर के अंदर घुलते हैं, वाटर लविंग सब्सटेंस होते हैं, तो उनको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा, इस विधि के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस क्रॉस करवाया जाता है। क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को मूव नहीं करने देती, क्योंकि उसकी जो नेचर होती है वो हाइड्रोफोबिक जो मिडल पोर्शन होता है उसमें से मूव करवाना इनको बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जिसके अंदर जो स्पेशल प्रोटीन है वो यूज किए जाते हैं इन सब्सटेंस को मूव करवाने के लिए अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो इसके अंदर भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, ये भी एक पैसिव प्रोसेस ही होती है। डिफ्यूजन का ही टाइप है। ट्रांसपोर्ट रेट रिच ए मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर आर बीइंग यूज्ड, जितने प्रोटीन ट्रांसपोर्ट लगे होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यदि वो सारे एक साथ काम कर रहे होते हैं तो जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट रेट है, जो डिफ्यूजन है वो फास्ट रहता है। और सैचुरेशन लेवल उसी को बोलते हैं जब सारे जो प्रोटीन है वो अपना काम पे लगे होते हैं पार्टिकल्स को, जो सब्सटेंस को मूव करवाने में। वेरी स्पेसिफिक होता है ये, क्योंकि इनकी जो एक पोर साइज वगैरह होता है वो बिल्कुल स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, स्पेसिफिक सब्सटेंस के लिए बना होता है। और ये सिलेक्टेड सब्सटेंस को ही अपटेक कर पाते हैं। अपटेक का मतलब उसको अवशोषित करके उसको एक साइड से दूसरी साइड में भेज सकते हैं।
सेंसिटिव टू इनहिबिटर, तो इनहिबिटर के प्रति भी ये सेंसिटिव होते हैं, मतलब यदि कोई भी मतलब ऐसे सब्सटेंस इनके ऊपर आके अटैच हो जाते हैं जो इनकी एक्टिविटी को बंद करते, उनको इनहिबिटर बोला जाता है। और जब ऐसे सब्सटेंस मिलते हैं तो इनका जो डिफ्यूजन है, जो इनकी जो एबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। प्रोटीन फॉर्म लार्ज चैनल्स विच आर ऑलवेज ओपन, अदर कैन बी कंट्रोल्ड। तो प्रोटीन्स होते हैं जो इंटीग्रल प्रोटीन, उनके बीच में जो चैनल्स का मतलब है, जो एक कैविटी है, एक ट्यूब है, वो काफ़ी बड़ी कैविटी रखते हैं और वो जो कि हमेशा खुली रहती है, हमेशा ओपन रहते हैं ये। अदर कैन बी कंट्रोल्ड, और कुछ जो प्रोटीन्स हैं उनको कंट्रोल भी किया जा सकता है, उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को, मतलब कब उनको ओपन करना है, कब कंट्रोल बंद करना है, तो उसको कंट्रोल भी किया जाता है। पोरिन्स, प्रोटीन फॉर्मिंग लार्ज पोर्स इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया। तो कुछ प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर जो आउटर सरफेस है उनके अंदर कुछ पोर, लार्ज पोर के कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन के अंदर कुछ ज़्यादा जो बड़े छिद्र हैं वो देखने को मिलते हैं, और ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को अप टू साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन्स टू पास, छोटे मॉलिक्यूल्स, छोटे प्रोटीन के साइज के जो छोटे प्रोटीन होते हैं उनको भी ये पास करवा सकते हैं उसमें से। एन एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल बाउंड टू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के ऊपर बाइंड होते हैं आके, और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स देन रोटेट, तो जो प्रोटीन है वो रोटेट कर जाता है और उसका जो जिस भाग पे वो मॉलिक्यूल बाहर से आके अटैच हुआ है वो पार्ट उसका अंदर की तरफ चला जाता है और मॉलिक्यूल्स को वो इनसाइड द सेल है वो छोड़ देता है। जैसे जो वाटर चैनल होते हैं, तो मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन, तो ये 8 अलग अलग प्रकार के एक्वापोरिन से बने होते हैं, वाटर चैनल होते हैं, और जो वाटर को मूव करवाते हैं तो उनको एक्वापोरिन बोला जाता है। तो उसके बाद हम पिक से देख सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, ये इंट्रा सेलुलर स्पेस है, ये बाहर है, सेल से बाहर का जो जगह है, ये सेल के अंदर की जगह है जो साइटोप्लाज्म हम बोल सकते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है बीचों बीच, और इसके अंदर हम देख सकते हैं प्रोटीन चैनल भी होते हैं जिनके अंदर एक कैविटी होती है जिसमें जो जो पार्टिकल है वो लगातार मूव करते रहते हैं। और कुछ स्पेशल टाइप के कैरियर प्रोटीन होते हैं, ये सारे एग्जाम्पल कैरियर प्रोटीन के हैं। इसमें क्या होता है, पार्टिकल बाहर से आके बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद वो सेंटर में चला जाएगा, उसके बाद ये रोटेट होता है कैरियर प्रोटीन, और रोटेट होने के बाद जो जिस साइड से इसने एंटर किया था वो साइड इसकी ओपन बार मतलब घूम जाता है ये, और घूमने के बाद जो इसका माउथ है वो एंटर साइड में चला जाता है और वो पार्टिकल्स को ये मूव कर देता है। तो ये कैरियर प्रोटीन होते हैं ऊपर वाले, जो एक साइड में जो प्रोटीन चैनल होते हैं वो। तो दो टाइप के प्रोटीन्स के द्वारा फैसिलिटेड डिफ्यूजन है वो करवाया जाता है। उसके बाद है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजेज एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट एंड पंप मॉलिक्यूल अगेंस्ट ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जैसे पीछे हमने देखा था वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है डिफ्यूजन, हाइयर टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, लेकिन यहाँ पे अगेंस्ट का मतलब क्या रहता है कि लो टू हाई कंसंट्रेशन में सब्सटेंस को मूव करवाया जाता है, और ये एक एनर्जी ड्राइवन प्रोसेस है, मतलब एनर्जी से चलता है। तो एनर्जी यदि यूज कर रहे हैं तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। कैरिड आउट बाय स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो यहाँ पे भी कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन है उनका यूज किया जाता है इस प्रोसेस को करवाने के लिए। डिफरेंट प्रोटीन्स इन मेम्ब्रेन्स प्ले ए मेजर रोल इन बोथ एक्टिव एज वेल एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो अलग अलग प्रकार के जो प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, एक्टिव हो चाहे वो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो। पैसिव में जैसे हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में देखा है उनका रोल। ट्रांसपोर्ट रेट रिच ए मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन, वही बात है जब सैचुरेशन हो जाती है, जब सारे के सारे जो प्रोटीन्स हैं वो काम पे लगे होते हैं पार्टिकल्स को मूव करवाने में, तो उस टाइम पे जो ट्रांसपोर्ट रेट है वो मैक्सिमम पाया जाता है। लाइक इंजाइम कैरियर प्रोटीन्स इज वेरी स्पेसिफिक इन व्हाट इट कैरीज अक्रॉस मेम्ब्रेन। जैसे इंजाइम स्पेसिफिक होते हैं तो जो कैरियर प्रोटीन है वो भी बड़े स्पेसिफिक होते हैं, कुछ ही सब्सटेंस है उनको वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ये नहीं कि हर सब्सटेंस को वो ट्रांसपोर्ट कर सके, तो सब्सटेंस स्पेसिफिक होते हैं वो। प्रोटीन्स आर सेंसिटिव टू इनहिबिटर दैट रिएक्ट विद प्रोटीन साइड चेन्स। जो प्रोटीन्स हैं वो इनहिबिटर्स, जैसे हमने देखा था, प्रोसेस को रोक देते हैं, तो उनके लिए भी बड़े सेंसिटिव होते हैं, और दैट रिएक्ट विद प्रोटीन्स साइड चेन, जो कि प्रोटीन साइड चेन होती हैं, जो कि ये जो ट्रांसपोर्टर होते हैं तो इनकी जो साइड चेन के साथ रिएक्ट करके उनकी जो एक्टिविटी है उसको खत्म कर देते हैं। पंप क्या होते हैं, प्रोटीन यूज एनर्जी टू कैरी
सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो कुछ प्रोटीन होते हैं जो एनर्जी यूज करते हैं और ताकि वो सब्सटेंस को मूव करवा सके। पंप कैन ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फ्रॉम ए लो टू हाई कंसंट्रेशन। तो अप हिल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं इसको, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना, जिसको जैसे जो नॉर्मल हमारी मोटर होती हैं, वाटर पंप होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको एनर्जी देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, तभी वो वाटर को नीचे से ऊपर के जो फ्लोर है उनको वो उन पे वो भेज सकते हैं। इसी प्रकार से ये जो पंप होते हैं इनका भी काम एनर्जी लेके ट्रांसपोर्ट को जो अपहील करवाना होता है, हाई लो टू हाई कंसंट्रेशन में भेजना होता है। तो यहाँ से हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। तो यहाँ अलग अलग जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बीचों बीच, और यहाँ पे जो प्रोटीन है इंटीग्रल प्रोटीन, तो ये क्या करते हैं, जब भी इनको सब्सटेंस को क्या कराना होता है, जैसे यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, 4 पार्टिकल दिखा रखे हैं, यहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, तो हाई कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, ज़्यादा मात्रा। तो फिर भी लो से हाई की तरफ इनको लेके आया जा रहा है, किसकी वजह से, एटीपी के द्वारा। जो एटीपी यूज किया जाएगा उससे एडीपी बनेगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है जो निकल जाता है, और जो ये एनर्जी है वही पार्टिकल्स को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के अंदर लेके आने में मदद करती है। कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, अलग अलग जो हमने डिफरेंट प्रोसेस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस हैं वो पढ़ी हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं। तो इनके अंदर हमने सिंपल डिफ्यूजन पढ़ा है, एक फैसिलिटेड डिफ्यूजन पढ़ा है और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा है। तो उनके अंदर जो प्रॉपर्टी है, जैसे सबसे पहले है रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, कोई स्पेशल टाइप के मेम्ब्रेन प्रोटीन कहाँ पे जरूरत होती है। जैसे सिंपल डिफ्यूजन में हमने नहीं देखा कोई मेम्ब्रेन की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे, लेकिन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन चैनल और प्रोटीन कैरियर्स की जरूरत थी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी प्रोटीन कैरियर की जरूरत होती है। हाईली सिलेक्टिव, ये सिलेक्टिव नहीं होते, किसी भी सब्सटेंस का जो डिफ्यूजन है वो हो सकता है फिजिकल प्रोसेस है, जबकि ये सिलेक्टिव होते हैं दोनों। ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स का मतलब है एक लेवल पे आके जब सारे जो प्रोटीन्स है वो काम पे लगे होते हैं तो वहाँ पे सैचुरेशन हो जाती है। तो प्रोटीन है ही नहीं यहाँ पे, तो कोई सैचुरेशन नहीं मिलेगी यहाँ पे, जबकि यहाँ पे दोनों में सैचुरेशन हमने पढ़ी है। अपहील ट्रांसपोर्ट है, अपहील का मतलब है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये केवल हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखा है, वहीं पे यस है ये प्रोसेस, जबकि दोनों केसेज में नो रहेगा। इन दोनों में अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डाउन हिल जिसको बोलते हैं वो ट्रांसपोर्ट पाया जाता है। अब एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी अपहिल से जुड़ा हुआ है, और जहाँ पे अपहिल ट्रांसपोर्ट था वहीं पे एनर्जी की जरूरत रहेगी, दोनों केस यस यस मिलेंगे ये, लेकिन यहाँ पे ये नो मिलते हैं। तो हम कंपैरिजन अलग अलग प्रॉपर्टी के बेस पे कर सकते हैं। उसके बाद है प्लांट वाटर रिलेशनशिप, मतलब प्लांट का वाटर के साथ क्या कुछ रिलेशनशिप होता है, कैसे मूव करता है, कौन सी जो फिजिकल फिनोमेना होती हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो वो देखेंगे। वाटर इज ओपन लिमिटिंग फैक्टर बिकॉज ऑफ हाई डिमांड फॉर प्लांट ग्रोथ, पौधे की ग्रोथ में पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए कि लिमिटिंग फैक्टर का मतलब है यदि इसको कम कर दिया जाए प्लांट से, मतलब प्लांट को कम दिया जाए तो उसकी जो ग्रोथ है वो रुक सकती है, मतलब ग्रोथ को लिमिट करने वाला फैक्टर होता है लिमिटिंग फैक्टर। वाटर एसेंशियल फॉर, तो कहाँ कहाँ पे एक्टिविटी में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, जो अलग अलग ऑर्गन जो काम करते हैं प्लांट्स के, तो उसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर भी वाटर की ज़रूरत होती है। जैसे जब हम कंपोजिशन चेक करते हैं तो वाटर के अंदर लगभग 90% है जो वाटर पाया जाता है, और जो एनिमल्स हैं उनके अंदर तो 60 to 70% ही वाटर रहता है। तो यहाँ से भी हम एक हिंट ले सकते हैं कि वाटर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है प्लांट्स को। प्रोवाइड्स मीडियम इन विच मोस्ट सब्सटेंस आर डिजोल्व्ड, तो एक ऐसा माध्यम देता है ये जिसके अंदर ज़्यादातर जो सब्सटेंस है वो इसके अंदर घुल सके। सेल प्रोटोप्लास्ट इज नथिंग बट वाटर इन विच डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर डिजोल्व्ड एंड सस्पेंडेड, जो सेल का हम प्रोटोप्लास्ट पढ़ते हैं, जो उसका अंदर का कंटेंट होता है, साइटोप्लाज्म भी जिसको बोला जाता है, वो वाटर के अलावा कुछ भी नहीं है, और वो वाटर ही है मेनली, जिसके अंदर अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिजोल्व्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो घुले हुए पाए जाएंगे, या सस्पेंडेड का मतलब है कहीं ना कहीं एक जगह पे बैठे हुए पाए जाएंगे, सस्पेंडेड फॉर्म में पाए जाते हैं। टेरिस्टल प्लांट लोस्ट मोस्ट ऑफ वाटर टू एयर थ्रू ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन जिसको बोलते हैं हिंदी में, जिसमें क्या होता है जो प्लांट्स हैं वो उसके एरियल पार्ट से जो पानी है उसको उड़ाते रहते हैं नेचर में स्टोमेटा के जरिए। तो टेरिस्टल प्लांट्स में ये फिनोमेना पाई जाती है। जैसे एक मैच्योर कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब 3 लीटर्स ऑफ वाटर इन ए डे, जो एक मक्के का पौधा होता है जो पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है, वो लगभग 3 लीटर पानी है डेली वो एब्जॉर्ब करता है, एक सिंगल प्लांट की बात कर रहे हैं। और जो एक मस्टर्ड प्लांट है जो सरसों का पौधा है, वो लगभग अपने वेट के इक्वल जो पानी है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, कितने, केवल 5 घंटे के अंदर अंदर अपना जितना उसका वेट है उतना ही पानी वो एब्जॉर्ब कर सकता है।
अमाउंट ऑफ वाटर इन डिफरेंट प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स में हम वाटर की कंटेंट देख सकते हैं। जैसे वाटरमेलन है, तरबूज होता है, उसके अंदर 92% वाटर पाया जाता है। मोस्ट हर्बेशियस प्लांट, ज़्यादातर जो घास फूस टाइप के पौधे होते हैं, उनके अंदर 10 से लेके 15% है जो उसका फ्रेश वेट का, मतलब ड्राई वेट का 10 से लेके 15% पानी उनके अंदर पाया जाता है। ड्राई वेट क्या होता है, जब उसको सुखाया जाता है, मतलब पानी एक बार बाहर निकालने के बाद जो भी मटेरियल बच जाता है उसको ड्राई वेट बोला जाता है, या ड्राई मैटर। वुडी पार्ट्स हैव रिलेटिवली वेरी लिटिल वाटर, व्हाइल सॉफ्ट पार्ट्स मोस्टली कंटेन वाटर। अब पेड़ का वो भाग जो नरम है, जो मुड़ सकता है, फ्लेक्सिबल है, उसके अंदर पानी पाया जाता है, जबकि पानी यदि सूख जाता है तो जो वुडी पार्ट है, जो लकड़ी बन जाती है, वो क्या है, उसके अंदर पानी का कंटेंट है, वाटर कंटेंट है, कम पाया जाता है। ए सीड में अपीयर ड्राई बट इट स्टिल हैज वाटर। तो एक बीज है जो, जैसे गेहूं का बीज है या फिर जो अलग अलग चावल है, वो सूखा जरूर दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके अंदर वाटर फिर भी प्रेजेंट होता है, जो कि उसकी जर्मिनेशन में मदद करता है। वाटर पोटेंशियल क्या होता है? डिफाइंड एज काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल इन लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। जो गैसियस और लिक्विड स्टेट होती है, उसमें वाटर के पार्टिकल जो मूव करते हैं, और मूव किसकी वजह से, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट से रिलेटेड होती है। एक पोटेंशियल एनर्जी होती है जो स्टेट ऑफ रेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, और जो काइनेटिक एनर्जी है मूवमेंट की वजह से होती है। तो उसी को हम वाटर पोटेंशियल बोलते हैं। पोटेंशियल मतलब पावर, कितनी है उसकी ताकत। डिनोटेड बाय ए ग्रीक सिंबल PSI, जिसको साई बोलते हैं, पी इसमें साइलेंट है, और साई इसका रिप्रेजेंटेशन है एक्सप्रेस्ड इन प्रेशर यूनिट, और इसको हम मेनली प्रेशर के अंदर ही मापते हैं, पास्कल के अंदर। टेकन टू बी जीरो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जैसे 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उस पर हम इसको जीरो लेते हैं। अंडर नोट एनी प्रेशर, किसी भी प्रेशर पे हम, वहाँ पे प्रेशर की कोई कंडीशन नहीं होती, टेम्परेचर की कंडीशन उसमें मैटर करती है, जिस पे इसको जीरो लिया जाता है और रिप्रेजेंट किया जाता है वाटर पोटेंशियल। मतलब साई W का मतलब है वाटर पोटेंशियल किसके बराबर होता है, साई S का मतलब है सोल्यूट पोटेंशियल, और साई P का मतलब है प्रेशर पोटेंशियल। तो दोनों का सम यदि किया जाता है, सोल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल, तो उसी से जो वाटर पोटेंशियल है उसकी वैल्यू आती है। ग्रेटर वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर है उसका सबसे ज़्यादा वाटर पोटेंशियल पाया जाता है। ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर काजेज ग्रेटर इन इट्स काइनेटिक एनर्जी और वाटर पोटेंशियल। तो जितना वाटर प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूशन में, उतने ही उसके पार्टिकल्स उतने ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि किसी के साथ वो बाउंड नहीं होते, तो जिसकी वजह से उसका वाटर पोटेंशियल है वो हाइयर पाया जाता है। डिफ्यूजन क्या है? नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। मतलब नेट मूवमेंट का मतलब एक ओवरऑल जो मूवमेंट है, वैसे तो पार्टिकल रैंडम मूवमेंट होती है, उनकी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, लेकिन जब उनकी एक नेट मूवमेंट ओवरऑल मूवमेंट देखी जाती है तो वो हाइयर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल में मूव करते हैं। नेगेटिव पोटेंशियल और टेंशन इन वाटर कॉलम इन जाइलम काज वाटर ट्रांसपोर्ट अप ए स्टेम। नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब है जहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, तो ज़्यादा प्रेशर से जो वाटर है वो कम प्रेशर की तरफ जाएगा, और वहाँ पे टेंशन का मतलब है एक जो एबनॉर्मल कंडीशन बोल सकते हैं, वो वहाँ पे बनेगी जाइलम के अंदर, और जिसकी वजह से जाइलम के जो ऊपर वाली सेल है उनके अंदर नेगेटिव पोटेंशियल होता है, नीचे वाली सेल में पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, जिसकी वजह से नीचे से ऊपर की तरफ जो वाटर है वो मूव करता है। टू मेन कंपोनेंट्स, दो मेन भाग होते हैं इसके वाटर पोटेंशियल के। एक होता है सोल्यूट पोटेंशियल, जिसको साई एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग ऑफ साई एस ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूट एंड इज ऑलवेज नेगेटिव। तो किसी भी वाटर के अंदर जब हम सोल्यूट को डिजोल्व करते हैं, तो उसकी वजह से जो एक वहाँ पे पोटेंशियल देखने को मिलता है, तो सोल्यूट पोटेंशियल होता है, और ये हमेशा नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि जितना हम सोल्यूट को इसके अंदर डिजोल्व करते रहेंगे, उतना ही लोअर मोर नेगेटिव इज द सोल्यूट पोटेंशियल, उतना ही ये नेगेटिव होता रहेगा, मतलब वैल्यू कम करता रहता है वाटर पोटेंशियल की। एट एटमोस्फियरिक प्रेशर, जब हम नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर के अंदर देखें, तो जो वाटर पोटेंशियल है वो नॉर्मली किसके बराबर होता है? वो सोल्यूट पोटेंशियल के बराबर ही होता है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो जीरो मानी जाती है।
किस पे, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो प्रेशर पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू है 0 होती है। तो सेकंड पार्ट हम देखते हैं प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर बिल्डअप अगेंस्ट सेल वॉल इन टर्जिड सेल ड्यू टू डिफ्यूजन और एंड इज पॉजिटिव। तो जो प्रेशर किसी भी टर्जिड सेल वॉल का मतलब है जो एक ठोस सेल होती है जिसके अंदर पानी है जो बढ़ता रहता है, तो उसकी वजह से जो प्रेशर अप्लाई करती है तो वो पॉजिटिव होता है और उसी को प्रेशर पोटेंशियल बोलते हैं। प्रेशर लगाया जाता है जो वाटर के द्वारा वाल्स के ऊपर, तो उसी को प्रेशर पोटेंशियल बोला जाता है। उसके बाद ओस्मोसिस, डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस ए डिफरेंशियल और सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब जो हमने डिफ्यूजन पढ़ा था उसके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, और जब इनके बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाती है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब है कुछ ही सब्सटेंस को जो मूव करने दे अपने अंदर से। डिफरेंशियली का भी मतलब यही है कि अलग अलग मॉलिक्यूल से करती है, अलग अलग बिहेव करती है, किसी को पास होने देती है अपने अंदर से, किसी को नहीं होने देती। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, जो कि जो ऑर्गेनिक सिस्टम है, जितने भी जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें जो सेल्स हैं उनमें पाई जाती है, कवरिंग का काम करती हैं। फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हाइयर केमिकल पोटेंशियल, मतलब इसके हाइयर केमिकल पोटेंशियल से, जैसे हमने पीछे पढ़ा है, टू इट्स रीजन ऑफ लोअर केमिकल पोटेंशियल अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीचड। जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, एक जैसी कंसंट्रेशन दोनों साइड में नहीं आ जाती, तब तक ये वाटर है वो मूव करता रहता है, उसी को ऑस्मोसिस बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल टोनोप्लास्ट, तो किसके जरिए होता है ये, ज़्यादातर जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं और जो टोनोप्लास्ट वैक्यूल होता है जो कि सेंट्रली प्लेस्ड होता है, प्लांट्स में काफ़ी बड़ा वैक्यूल पाया जाता है, तो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें भी काफ़ी ऑस्मोसिस है वो देखने को मिलती हैं। ऑस्मोसिस अकर स्पॉन्टेनियसली इन रिस्पॉन्स टू ड्राइविंग फोर्स, जो ऑस्मोसिस है वो लगातार अपने आप होने वाली प्रोसेस है और इन रिस्पॉन्स टू ए ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स का मतलब जो एक पोटेंशियल बनता है अलग अलग, तो उसी की वजह से ही जो ऑस्मोसिस है वो करवाई जाती है। ये भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही एग्जांपल है। नेट डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड्स ऑन, जो इसकी डायरेक्शन है और जो इसका रेट है, स्पीड है, वह कितनी फास्ट ऑस्मोसिस हो रही है, कितना जल्दी जल्दी वाटर मूव कर रहा है। तो ये प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट का मतलब है कितनी कम ज़्यादा है, एक साइड में जो कंसंट्रेशन ज़्यादा है दूसरी साइड में बहुत कम है तो ऑस्मोसिस बहुत फास्ट होगी। यदि डिफरेंस कम है तो ऑस्मोसिस आराम आराम से होती है। और प्रेशर यदि ज़्यादा अप्लाई किया जा रहा है तो उससे भी जो ऑस्मोसिस है वो फास्ट होती है। एट इक्विलिब्रियम द टू चैम्बर्स शुड हैव नियरली सेम वाटर पोटेंशियल। इक्विलिब्रियम के अंदर जब दोनों अलग अलग पोर्शन से बीच में जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से वो सेपरेटेड किए गए हैं दो चैम्बर्स, तो उनके अंदर जो वाटर पोटेंशियल है दोनों साइड का वो बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम आ जाता है, मूवमेंट है जो पार्टिकल वाटर की वो ओवरऑल नेट मूवमेंट है वो नहीं होती है वहाँ पे। वैसे तो मूवमेंट तो चलती रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस, लेकिन नेट मूवमेंट है, मतलब जो कंप्लीट यदि मूवमेंट देखें में पहले पार्टिकल दोनों साइड में 10-10 थे तो बाद में भी 10-10 ही मिलेंगे, 10-10 ही मिलेंगे वो। पोटैटो ओस्मोमीटर, तो ये क्या होता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है लैब के अंदर ओस्मोसिस को समझने के लिए। इसके अंदर एक पोटैटो कैविटी है वो तैयार की जाती है, आलू में से निकाली जाती है कप जैसी स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इसके बारे में। और उसको वाटर में रखा जाता है और इस कैविटी के अंदर है शुगर सॉल्यूशन डालेंगे हम, कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। और इसमें क्या देखेंगे फिर, कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन कैविटी के अंदर जो डाला था उसका जो लेवल है कुछ टाइम के बाद है वो बढ़ा हुआ मिलता है। वो किस चीज़ की वजह से होता है, ओस्मोसिस की वजह से होता है। तो इसको हम एक से समझते हैं, जैसे जो एक पोटैटो है उसको काटा जाता है और उसके अंदर से कट द बॉटम सेक्शन, मतलब साइड वाले सेक्शन काटे जाते हैं, टॉप वाला बॉटम सेक्शन काटे जाते हैं। उसके बाद एक कैविटी निकाल ली जाती है, इसमें से एक खाली जगह बना दी जाती है। बिल्कुल ध्यान रखा जाता है कि कोई वाल वगैरह है जो इस कैविटी की वो ब्रेक ना हो, नीचे वाला पोर्शन भी कोई उसमें ब्रेक ना हो, क्योंकि यदि ब्रेकिंग आएगी तो वाटर है वो डायरेक्ट इसके अंदर एंटर कर जाता है। हमने डायरेक्ट एंटर नहीं करवाना है, वो हमने कुछ ना कुछ पोटैटो पोर्शन उसका बिल्कुल सेफ रखना है जो कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम करेगा। उसके बाद इसको एक बिकर में रख लेंगे और बिकर या फिर किसी पेट्री डिश में, और उसके अंदर वाटर डाल देंगे, ब्लू कलर का पोर्शन जो आपको वाटर दिखाई दे रहा है। और पोटैटो कैविटी के अंदर है वो शुगर सॉल्यूशन है वो हम ऐड करते हैं। तो जो रियल पोटैटो कैविटी हैं वो इस तरीके से तैयार की जाती हैं। बिकर के अंदर इसको रखा हुआ है और जिसके अंदर जो लिक्विड दिखाई दे रहा है वो शुगर सॉल्यूशन है, और एक पिन लगा रखी है ये देखने के लिए कि भाई पानी का लेवल शुरुआत में कैसा था, कहाँ तक था, और बाद में जब जो वाटर का लेवल बढ़ा तो हम उस चीज़ को देख पाएँ। और उसके बाद एक नेक्स्ट जो पोटैटो कैविटी है वो अपर व्यू आप देख सकते हो, पिन लगा रखी है इसमें वाटर के लेवल को देखने के लिए, वे कितना लेवल हमने वाटर का इसमें यूज किया है। और उसके बाद
बिफोर ऑस्मोसिस और आफ्टर ऑस्मोसिस में हम पिक देख सकते हैं कि जो ऑस्मोसिस से पहले है वाटर का लेवल पोटैटो कैविटी में जो शुगर सॉल्यूशन का लेवल है वो कम है, लेकिन बाद में लेवल है वो बढ़ा हुआ मिलता है। और जो पिन्स हैं वो दो यहाँ पे हैं, यहाँ पे सिंगल पिन है। दूसरी पिन क्या शो करती है कि वाटर का लेवल कितना बड़ा है, तो हम यहाँ से पिनों के बीच में डिस्टेंस से पता कर सकते हैं। आगे है ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। तो इसके अंदर ऑस्मोसिस का एक्सपेरिमेंट का सेटअप हम देख सकते हैं, तो इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर टेकन इन ए फनल इज सेपरेटेड फ्रॉम प्योर वाटर इन ए बीकर। एक बीकर लेंगे, उसमें प्योर वाटर लेंगे और एक फनल है, फनल के अंदर हम एक जो सुक्रोज का सॉल्यूशन है वो फिल कर लेते हैं। और इसका जो माउथ है उसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के साथ बाउंड कर लेते हैं, जो कि ये सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी होती है, जैसे एग मेम्ब्रेन। और एग मेम्ब्रेन को कैसे निकाल सकते हैं हम, जैसे जो एग योक है और जो एल्ब्यूमिन है उसको पहले बाहर निकाला जाता है अंडे से, क्या करके एक स्मॉल होल है एक साइड में होल करके उस पोर्शन को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद जो भी एक खोल बचा है, जो सेल बचा है, उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके अंदर रख दिया जाता है कुछ घंटों के लिए। और जिसके अंदर क्या होएगा, जो सेल है वो डिजोल्व होती चली जाती है और लास्ट में जो मेम्ब्रेन है हमारी वो बची रह जाती है। तो उसी मेम्ब्रेन को हम इस फनल के माउथ पे बांध देते हैं, जो कि एक सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है। तो वाटर विल मूव इनटू द फनल राइजिंग द लेवल ऑफ, और इसमें क्या होएगा, जो प्योर वाटर है वहां से जो वाटर है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में एंटर करना स्टार्ट कर देगा, जिसके अंदर जो लेवल है, जैसे स्टार्टिंग में लेवल इनिशियल लेवल ऑफ सॉल्यूशन ये है और बाद में जो लेवल है फनल के अंदर वो राइज होता हुआ चला जाएगा। दिस विल कंटिन्यू टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ये तब तक होता रहता है जब तक इक्विलिब्रियम है वो अटेन नहीं कर लिया जाता, मतलब जो वाटर पोटेंशियल है वो दोनों साइड में, फनल के अंदर भी और फनल के जो बाहर बीकर है उसके अंदर बराबर नहीं हो जाता। External pressure can be applied from upper part of the funnel such that no water diffuses into the funnel through membrane। तो बाहर से जब हम एक एक्स्ट्रा प्रेशर इस पे लगाते हैं, ताकि जो इस फनल के माउथ के ऊपर जो एक बाहर से प्रेशर लगाया जाता है ताकि जो वाटर है वो ना एंटर कर पाए इस फनल में से, मतलब जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उसमें से, तो जो लेवल है वाटर का वो वहीं पे भी हम रख सकते हैं जो इनिशियल लेवल था। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस एंड इज द फंक्शन ऑफ सोल्यूट कंसंट्रेशन। जो हमने बाहर से प्रेशर लगाया है किसके लिए, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, उसी को ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। और ये सोल्यूट कंसंट्रेशन का ही फंक्शन होता है। फंक्शन का मतलब जितनी ज़्यादा हम सोल्यूट कंसंट्रेशन लेंगे उतना ही ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज़्यादा मिलेगा। मोर सोल्यूट कंसंट्रेशन, जितनी ज़्यादा सोल्यूट कंसंट्रेशन उतना ही ग्रेटर द एस्मोटिक प्रेशर। न्यूमेरिकल ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू द ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल और ऑस्मोटिक प्रेशर ये अलग अलग होते हैं। प्रेशर जो बाहर से लगाया जाता है, पोटेंशियल जो सॉल्यूशन का खुद का होता है, लेकिन इनके जो साइन है वो अपोजिट यूज किए जाते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर वो पॉजिटिव होता है क्योंकि वो बाहर से हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, और जबकि जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है, जो सॉल्यूशन के द्वारा अप्लाई किया जाता है ज़्यादा लेवल को, जो ऊपर लेके जाने की कोशिश करता है, और हम ऊपर से जो प्रेशर लगा के इसको रोकना चाह रहे हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, और जो ये ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं उसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोला जाता है। तो उसके बाद हम ऑस्मोसिस को यहाँ से समझ सकते हैं, जैसे शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, ये प्लाज्मा में, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो इसके अंदर क्या होएगा, जो वाटर है इस साइड से वाटर मॉलिक्यूल है वो इस साइड में एंटर करते रहते हैं, और एंटर करेंगे तो इस साइड का जो लेवल है वो इंक्रीज होता चला जाता है। और यदि हम बाहर से यहाँ से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये जो इक्विलिब्रियम है, मतलब जो ये ऑस्मोसिस है वो नहीं होती है। तो इसमें 25 वाटर के मॉलिक्यूल ले रखे हैं स्टार्ट में, हम देख सकते हैं यहाँ पे 32, और यहाँ पे 18 वाटर मॉलिक्यूल है, और जब बाद में 25 रह जाते हैं और इसके अंदर जो बाकी के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस साइड में एंटर कर जाते हैं। तो यही ऑस्मोसिस होता है। उसके बाद ऑस्मोसिस का एक्सपेरिमेंट है, तो देखते हैं। इसमें हमने 2 चैम्बर ले रखे हैं, कुछ क्वेश्चन आंसरिंग रहेगी यहाँ पे जो कि एनसीईआरटी से ले रखी है। जो चैम्बर ए और चैम्बर बी है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर रखे हैं, और इन चैम्बर्स को हम देख सकते हैं। एक चैम्बर में जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, उसके पार्टिकल ज़्यादा है, एक साइड में जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल हैं वो कम है। तो यदि सोल्यूशन के बेस पे बात करें तो ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है इस साइड में डाइल्यूट सोल्यूशन है। और इसमें पूछ रखा है सोल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज लोअर वाटर पोटेंशियल। तो जिसके अंदर जो सोल्यूट जो मॉलिक्यूल कम है तो उसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, और जबकि जिसके अंदर सोल्यूट मॉलिक्यूल ज़्यादा है उसका वाटर पोटेंशियल है वो है कम। तो बी वाले का जो वाटर पोटेंशियल है वो कम है यहाँ पे।
उसके बाद है सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज लो सोल्यूट पोटेंशियल। तो किस चैम्बर का है जो लोअर सोल्यूट पोटेंशियल है, सोल्यूट पोटेंशियल जिसके अंदर सोल्यूट मॉलिक्यूल कम है, तो वो ए के अंदर है, तो सोल्यूट पोटेंशियल कम है। उसके बाद है इन विच डायरेक्शन विल ऑस्मोसिस अकर। तो ऑस्मोसिस किस डायरेक्शन में होगी, तो वह हम देख सकते हैं जहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। अब सोल्यूट पोटेंशियल जहाँ पे कम है वहाँ पे वाटर पोटेंशियल है ज़्यादा, जिसकी वजह से हाइयर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट रहेगी, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं ए से बी चैम्बर की तरफ है ऑस्मोसिस होती है। विच सॉल्यूशन हैज हायर सोल्यूट पोटेंशियल, तो सोल्यूट पोटेंशियल बी का ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर सोल्यूट मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं। एट इक्विलिब्रियम विच चैम्बर विल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल, इक्विलिब्रियम के ऊपर तो दोनों के वाटर पोटेंशियल वो इक्वल हो जाते हैं, किसी का कम या ज़्यादा नहीं मिलेगा, बोथ आर इक्वल हम लिख सकते हैं। इफ वन चैम्बर हैज, जो साई की जो वैल्यू है पोटेंशियल की वैल्यू है -2000 किलो पास्कल है, और जबकि दूसरे की जो है वो 1000 किलो पास्कल है, तो एक ही माइनस में वैल्यू एक ही प्लस में है। और जो प्रेशर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, विच चैम्बर दैट हैज हाइयर साई, मतलब हाइयर वाटर पोटेंशियल, मतलब किसका रहेगा ज़्यादा। तो हमने ये देखा है कि जो वाटर पोटेंशियल है, जितना प्रेशर अप्लाई किया जाता है उतना ही ज़्यादा उसका वाटर पोटेंशियल मिलेगा। तो जो 1000 किलो पास्कल वैल्यू है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से उस चैम्बर का जो वाटर पोटेंशियल है वो भी ज़्यादा मिलेगा। What will be direction of movement of water when two solution with साई, जिसका वाटर पोटेंशियल 0.2 मेगा पास्कल है और एक का 0.1 मेगा पास्कल है, आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो जिसका ज़्यादा है, तो ज़्यादा वैल्यू किसकी है, 0.2 मेगा पास्कल वाले की वैल्यू ज़्यादा है, तो वहाँ से जो वाटर है वो 0.1 की तरफ है वो मूव करता है।